तो एनसीईआरटी में जो नहीं समझते हैं ठीक से उसको, उनके लिए क्या है उसके अंदर, और जो समझते हैं उसको, जो उसके महत्व को जानते हैं, उनके लिए क्या नहीं है उसके अंदर। एवरीवन, ये स्पेशल वीडियो है एनसीईआरटी, खास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी कहा जाता है कि ये एक तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो भी होली रिलीजियस बुक है उससे कंपेयर, बाइबल है, गीता है, कुरान है, तो उस तरह से ये किताब है किसके लिए? यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए या पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। यहां पे हम इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कैसे, वो भी कौन कौन सा एनसीईआरटी हमें पढ़ना है और कितनी बार, मतलब कैसे इस पे अप्रोच करना है इसको भी, और किसको छोड़ना है वो भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी को छोड़ा नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं है कि एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी को लेकर हमारा अप्रोच पढ़ने का कैसा हो, एनसीईआरटी को पढ़ने का अप्रोच कैसा हो, एनसीईआरटी से हमें क्या क्या निकालना है और वो हम कैसे निकालेंगे और क्या छोड़ सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के पहले एक चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी के प्रति आपका एक सम्मान और एक उसको आपको वैल्यू देके चलना है। आप कहोगे वैल्यू क्यों देके चलना है, किताब ही तो है। ये कमाल की किताब है, ये अल्टीमेट बुक है, ठीक है। और यूपीएससी खास करके इसके राइटिंग पैटर्न को, इसके अंदर के कंटेंट को फॉलो करती है। कई बार क्या होता है, जब एनसीईआरटी पढ़ने को कहेंगे ना आप किसी को, या जो नए स्टूडेंट होंगे उनको आप कहेंगे कि एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा समय लगता है, एक बार में नहीं होगा, 5-7 बार पढ़ना होगा, तो उनको लगे अच्छा ये 9th का एनसीईआरटी हमको 10 बार पढ़ना होगा, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम ही को पढ़ा रहे हैं। और वो शख्स पढ़ भी लेगा और वो कॉन्फिडेंस में रहेगा कि नहीं हमको तो समझ में आ गया, ठीक है, हमको तो समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली नहीं आया। अगर एनसीईआरटी को आप ये समझ के पढ़ेंगे, अरे एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा, एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, तो एनसीईआरटी पूरे जीवन में नहीं आने वाला है आपके पकड़ में, पूरे जीवन लाइफ टाइम एनसीईआरटी आप नहीं समझ पाएंगे। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको जितनी बार पढ़ेंगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नया आपको दिख जाएगा। किसी भी किताब में कुछ ना कुछ लाइन आपको अलग कहता हुआ नजर आ जाएगा। ये उनको समझ में आता है जो एनसीईआरटी को गंभीरता से पढ़ते हैं। तो सवाल उठता है इसको पढ़ा कैसे जाए। एनसीईआरटी पर कभी भी ध्यान रखिएगा कि ये मत सोच के पढ़िएगा कि इतना आराम से पढ़ेंगे, इतने धीरे धीरे पढ़ेंगे ना कि एक ही बार में समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को आराम से आप एक स्पीड में लेके निकलिए, एक बार 2 बार फुल स्पीड में निकलो, पढ़ लो बस। समझिए इस बात को, एकदम से गंभीरता समझिए। अक्सर है एनसीईआरटी पढ़े कैसे, इस तरह से ना अप्रोच नहीं दिया जाता है, तो उसको एकदम फुल स्पीड में निकाल दीजिए। कोई एकदम लगे कि नहीं हम जैसे कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, पढ़िए एक बार, दोबारा भी उसको उसी स्पीड में निकालिए। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे कंटेंट आपके अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको हर पढ़ाई, हर रीडिंग के दौरान उसका एक परत कम होता जाएगा, उसके अंदर बहुत कुछ है। 2 साल के बाद भी कुछ छूट सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के प्रति गंभीरता के साथ आप फुल स्पीड में उसको 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए आराम से। और जब 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, जब पढ़ लीजिए उस समय नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपने उसको पढ़ लिया। अब तीसरी बार जब पढ़िए ना, तब अपने पास कॉपी रखिए। वो जो एनसीईआरटी की का जो कलेक्शन आता है फैक्ट्स का 6 to 12 ऐसे करके बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, वो भी, लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए। उसको आपको रखना है तो पास में रख लीजिए, जरूरत मदद करेगा, उसे उसी के अंदर ऐड कर सकते हो, वो कर लीजिए आप, लेकिन आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़नी, उसकी जो बात है ना वो अलग है। तो आप क्या करेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार में उसमें से कंटेंट नोट करना शुरू कीजिए। अब जब आप पढ़ेंगे, क्यों कर रहा हूं कि इसका तरीका आपको जानना है, आपके पढ़ते समय इसके अंदर से पीटी के और इसके अंदर से मेंस के दोनों ही फैक्ट्स आपको निकालने हैं। पीटी का भी अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, गलती वहीं हो जाती है। एनसीईआरटी को लेकर आपको इसके अंदर पीटी और मेन दोनों के कंटेंट निकालने हैं, एक के कंटेंट नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो पीटी का कंटेंट जब आप निकाल रहे होंगे
पीटी का कंटेंट जब आप निकाल रहे होंगे उसको तो निकाल ही लीजिए, क्योंकि आपसे यूपीएससी के मेंस के दौरान एनसीईआरटी का जो राइटिंग पैटर्न है, उस राइटिंग पैटर्न पे आपसे आंसर का डिमांड किया जाता है कि आप उस तरह से साधारण भाषा में और साधारण भाषा, एनसीईआरटी का लैंग्वेज बड़ा ही सिंपल दिखता है स्टार्टिंग में, बहुत ही, लेकिन जैसे जैसे आप उसको समझने लगेंगे ना वो भारी होता चला जाएगा। तो यही फॉर्मेट वो डिमांड करते हैं यूपीएससी वाले। देखने में आपका आंसर बहुत हल्का लगे लेकिन गंभीरता हो, हर एक शब्द प्रभावी हो, वो आप मेंस के इसके जो मेंस पैटर्न, जो लिखने का पैटर्न है ना, उससे समझेंगे। दोनों को मिला के अगर पढ़ लिया, दोनों को अगर मिला के पढ़ लिए, तब आप इसको 8 से 10 बार में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर टुकड़े में तोड़ दिया तो 20 बार भी कम पड़ेगा। आपने कई बार कई स्टूडेंट्स को सुना होगा ये कहते हुए कि मैंने 30 बार पढ़ा है, 40 बार पढ़ा है। वो एक्चुअली में पढ़ते हैं, क्योंकि वो जितनी बार पढ़ते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ पढ़ते दौरान उनको नया मिल जाता है और वो उनके लिए चैलेंजिंग लगता है। तो ऐसे करना है आपको, प्रीलिम्स के पर्पस से भी और मेंस के पर्पस, दोनों को पहले से ही लेके चलना है। और वहां से आप इसके भी पॉइंट्स निकालिए, पीटी के भी फैक्ट्स निकालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको जब जब ये समझने लगेंगे ना, तब उसकी डेप्थ समझ में आने, जब ये समझने लगेंगे तब उसकी डेप्थ समझ में आने लगेगी। और जब डेप्थ समझ में आने लगेगी तो एनसीईआरटी पढ़ने में मजा भी आने लगेगा। तो हो गया। दूसरा, कौन कौन से एनसीईआरटी को पढ़ें? एनसीईआरटी अमूमन 6 to 12 के लिए कहा जाता है। कुछ जगह पे आप 6 to 12 को फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे 9 to 12 भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको 10 तक रुक जाना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री आप 11th का पढ़ के, ठीक है, 12 वाला जो बिपिन चंद्रा की किताब आती है उससे आपका काम चल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं। राजीव बहिर की किताब है, बिपिन चंद्रा की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी है। तो आप वहां एक किताब जो है ना 12 वाला वो पढ़ सकते हैं। एंशिएंट और मेडिएवल के लिए भी जो 11th की किताबें हैं, दोनों किताबें, वो आप वहां पे पढ़ सकते हो। तो हो गया हिस्ट्री का। ज्योग्राफी के अंदर 9th से 12 की किताब, अगर जो आप में से जो भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, जो भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो पूछिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करने वाले से, ये जो 9th की किताब है उन्होंने कितनी बार पढ़ी है। जो सीरियस स्टूडेंट है ना, उनसे पूछिएगा ज्योग्राफी के 9th की किताब का वैल्यू क्या है उनके लिए। सोचो वो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तब उनके पास उस 9th की किताब की वैल्यू कितनी है। कई बार पढ़ते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि आप जब पढ़ने बैठोगे ना हल्के दिमाग से, अगर लगे कुछ है नहीं, पढ़ के फेंक देंगे 1-2 घंटे में खत्म, लेकिन वो क्या है वो उनसे पूछिएगा। तो 9 to 12 आप ज्योग्राफी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पॉलिटी के लिए क्या है कि पॉलिटी के लिए भी 9 to 12 की किताब जो है ना वो ठीक है। 9 to 12 की जो बुक है, 9 to 12, हाँ 12 तक की किताबें वो आप देख सकते हो। अदरवाइज पॉलिटी में स्किप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए, जिसकी जरूरत कम पड़ती है, तो आप वहां पे उसको स्किप भी कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की किताब है, कुछ क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा या प्रिंटेड नोट्स किसी का मिल जाएगा, तो पॉलिटी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप वहां कर लो। इकोनॉमिक्स के लिए 11th वाली एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके अंदर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमी भी आप पढ़ सकते हैं 12 वाली। तो माइक्रो नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि समष्टि हिंदी में कहते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र आप पढ़ सकते हैं। तो वो 2 एनसीईआरटी हो गया आपका। साइंस में जब आएंगे तो साइंस का क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या करिए, 6 to 10 को पढ़ लीजिए। और जब बायो को पढ़ने की बारी आए तो आप 6 to 12 पढ़ लीजिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 6 to 10 से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बायो में 6 to 12 की किताब चाहिए। ये 6 to 12 इसलिए चाहिए कि 12 में तो बहुत कुछ है भी, साथ में 12 की जो किताब है उस, अब जब आपसे बोलेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इकोलॉजी कैसे पढ़ोगे? तो इकोलॉजी के लिए द बेस्ट बुक नहीं, चैप्टर कहिए, वो ये है 12 के पीछे का 4 चैप्टर। अगर उसका कोई तोड़ है कहीं पे भी तो दिखा दो। अभी तक नहीं है। और उसको अगर कोई 2 बार में पढ़ के बता दे कि वो 2 बार में हम समझ गए, 5 बार में पढ़ के बता दे कि 6ठे बार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो समझिए कि उसकी गहराई कितनी है उस चैप्टर की। तो वो और क्वेश्चन आते हैं,
हर साल आता है सवाल, ऐसा नहीं है किसी साल नहीं आया है। तो आप 6 to 12 के बीच में बायो को फॉलो करेंगे, उसी बायो में से 4 चैप्टर आपका निकल के आ जाएगा। तो इतने कम से कम एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए भी, और मेंस के लिए भी लिखने का पैटर्न आप सीख लेंगे। छोड़ने के लिए भी इसी के साथ हमने आपको बता दिया। तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक खास तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो कीजिए, और उस तरीके के पहले एनसीईआरटी क्या चीज है तो उसको वो सम्मान और वो रिस्पेक्ट और वो गंभीरता आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो आपके लिए वो कूड़े का भाव है, आप फेंक सकते हो। कई स्टूडेंट फेंक देते हैं, कई स्टूडेंट नहीं पढ़ते, मतलब नहीं पढ़ते हैं, फेंकने का मतलब उनको लगता है क्या है इसके अंदर। लेकिन जब वो समझने, जब जो समझता है उसके लिए क्या नहीं है उसके अंदर, तो एनसीईआरटी में जो नहीं समझते हैं ठीक से उसको, उनके लिए क्या है उसके अंदर, और जो समझते हैं उसको, जो उसके महत्व को जानते हैं, उनके लिए क्या नहीं है उसके अंदर, तो कितना अंतर है क्या है और क्या नहीं में। तो एनसीईआरटी को आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो होपफुली कि एनसीईआरटी को लेके जो आपके सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।